बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम डियर फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो है इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जिसने नहीं देखा वो जाके वो भी देख सकता है। और पार्ट 1 में इजी से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और पार्ट 2 जो है इसमें मॉडरेट से जो है थोड़े हाई लेवल टफ लेवल के क्वेश्चंस है। और इंडियन हिस्ट्री में भी मेन पार्ट जो है वो है इंडियन नेशनल मूवमेंट जो पीछे लिया था उससे रिलेटेड भी इसमें कुछ क्वेश्चन पाए जाए थे। पार्ट 1 बिल्कुल इंडियन नेशनल मूवमेंट पे ही था। इसके अलावा एमसीक्यू सीरीज़ में साइंस के 5 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। जियोग्राफी के लिए जो इंडियन जियोग्राफी वगैरह है उसके रिलेटेड 1-2 वीडियोज़, और कश्मीर हिस्ट्री के रिलेटेड भी एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हुआ है। जिसने नहीं देखा वो जाके वो देख सकते हैं। आई होप वो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। बाकी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के रिलेटेड इंशाल्लाह कल साइंस और मैथ के दोनों लेक्चर्स अपलोड होंगे, और कोशिश करूंगा उनको भी कंटिन्यू करने की। अभी ज़्यादा फोकस क्लास 4 पे दे रहा हूं, ठीक है। तो आज का वीडियो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द टेलीग्राफ एंड पोस्टल सिस्टम्स इन इंडिया? ऑप्शन ए कॉर्नवेलिस, ऑप्शन बी बेंटिक, ऑप्शन सी रिपन, या ऑप्शन डी डलहौसी। क्वेश्चन पूछता है इन चार में से किस बंदे ने सबसे पहली बार इंडिया में टेलीग्राफ और पोस्टल सर्विसेज को स्टार्ट किया था, ठीक है। तो ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का वो है डलहौसी। डलहौसी वो बंदा था जिसने इंडिया में पहली बार टेलीग्राफ और पोस्टल सिस्टम उसको फाउंड किया था, उनको स्टार्ट किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। The following established the Ved Samaj. Option A Raja Ram Mohan Roy, option B Swami Dayanand Saraswati, option C Swami Vivekananda, या ऑप्शन डी सिद्धारलू नायडू। तो इन चार में से किसने वेद समाज को एस्टैब्लिश किया था? सबसे पहले देखिए, इंडिया में बहुत सारे रिफॉर्म मूवमेंट, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट हुए थे इससे पहले, जिनके डिफरेंट नाम है, आप उनको पढ़ सकते हैं। उनमें से एक इम्पॉर्टेंट वाला है वेद समाज। वेद समाज स्टार्ट हुआ था मद्रास में स्टार्ट हुआ था वेद समाज 1864 में, ठीक है। ये एक सोशल रिफॉर्म मूवमेंट था जो साउदर्न इंडिया में ज़्यादा स्टार्ट हुआ था, इसीलिए मद्रास, जिसको अब चेन्नई कहा जाता है, वहाँ पे स्टार्ट हुआ था। सोशल रिफॉर्म का मतलब है सोसाइटी में कुछ चेंजेस लाने के लिए, बेहतरी लाने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। और स्टार्ट किसने किया था इस वेद समाज को? तो ऑप्शन डी सिद्धारलू नायडू ने इस वेद समाज को स्टार्ट किया था, एस्टैब्लिश किया था, ताकि एक सोसाइटी में एक चेंज लाए अच्छाई की तरफ, ठीक है। तो याद रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द गदार पार्टी? एक्चुअली गदार पार्टी लिखा है यहाँ पे, ए यहाँ पे मिस हुआ है। हु फाउंडेड द गदार पार्टी? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन बी हरदयाल, या ऑप्शन डी बाई परमानंद। इनमें से गदार पार्टी को किसने एस्टैब्लिश किया था, फाउंड किया था, बनाया था? सबसे पहले गदार पार्टी क्या थी? देखिए 1857 में एक पार्टी वजूद में आई, ठीक है ना, जिसका नाम गदार पार्टी। एक उस टाइम पे 1857 में एक पेपर निकलता था जिसका नाम गदार था। तो जो 1857 के रिवोल्ट के बाद ये एक पेपर निकलता गदार, उस यहाँ पे उसका जिक्र आता था। तो इसी नाम पे एक पार्टी का नाम पड़ा गदार पार्टी, ठीक है ना, जो कि काम करते थे, आर्मड स्ट्रगल करते थे, ठीक है ना, मतलब बंदूक वगैरह से वो स्ट्रगल करते थे। किसके खिलाफ? ब्रिटिश के खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ताकि वो चाहते थे आज़ादी मिले इंडिया को। तो स्टार्ट किसने किया था? 2 बंदों ने उसको एक्चुअली स्टार्ट किया था। यहाँ पे एक ही है ऑप्शन में, तो मैं दोनों बताता हूँ। एक का नाम था सोहन सिंह बखना था एक का नाम, और दूसरे का नाम था लाला हरदयाल। यहाँ पे जो हरदयाल है ये ऑप्शन है। ये भी गदार पार्टी को 2 बंदों ने फाउंड किया था, एक था सोहन सिंह बखना, दूसरा था लाला हरदयाल, ठीक है। तो इनका काम क्या था? ये आर्मड स्ट्रगल करते थे, ठीक है, बंदूक के जोर पे चाहते थे ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाए और इंडिया को इंडिपेंडेंस दे, ठीक है। तो याद रखिएगा, लाला हरदयाल और सोहन सिंह बखना ने गदार पार्टी को जो है फाउंड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In whose name the concept Ganga Jamuna civilization is associated? Option A मौलाना आज़ाद, ऑप्शन बी M.A. जिन्ना, मौला मतलब मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी सईद अहमद खान, या ऑप्शन डी मोहम्मद इकबाल, जिसको हम अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो गंगा जमुना सिविलाइजेशन, इस गंगा जमुना सिविलाइजेशन को कहते हैं गंगा जमुना तहजीब भी इसको कहते हैं, क्योंकि सिविलाइजेशन का उर्दू में तहजीब इसकी ट्रांसलेशन है, ठीक है ना। एक गंगा जमुना तहजीब को किसने
इस कंसेप्ट को किसने दिया था, ठीक है, ये किसके साथ एसोसिएटेड है ये कंसेप्ट, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, सईद अहमद खान ने गंगा जमुना तहजीब का कंसेप्ट दिया था, जिसका कंसेप्ट ये था कि हिंदू मुस्लिम हारमोनी, मतलब भाईचारे के साथ हिंदू मुस्लिम आपस में रहे, कुछ इस तरीके का कंसेप्ट था। और गंगा और जमुना जो है, गंगा एक रिवर है आपको पता ही है, और जमुना जो यमुना रिवर है उनके नाम पे इसका नाम पड़ा था, गंगा जमुना तहजीब उसको कहा जाता था। सईद अहमद खान ने इसको एस्टैब्लिश किया था, उसी के साथ ये एसोसिएटेड होता है ये कंसेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In which place the Muslim League's Pakistan resolution was passed in 1940? ऑप्शन ए ढाका, ऑप्शन बी कराची, ऑप्शन सी दिल्ली या ऑप्शन डी लाहौर। तो मुस्लिम लीग ने जो, क्योंकि आपको पता है दो मेजर पार्टियां थी, एक थी कांग्रेस, दूसरी इंडियन नेशनल कांग्रेस, दूसरी क्या कौन थी, मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग ने कब पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास किया था, कब किया था, 1940 में। अब क्वेश्चन पूछता है किस जगह पे इस रेजोल्यूशन को पास किया गया था, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी लाहौर, लाहौर इज़ द करेक्ट आंसर। लाहौर में 1940 में पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास हुआ था मुस्लिम लीग की जानिब से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। One of the following was not a part of Nehru Report of 1928. A. Dominant status be granted to India. Option B. Status be granted autonomy. Option C. Provision for fundamental rights be made in the new act. या option D. Defense Committee to have all Indians as its members. देखिए नेहरू रिपोर्ट पहली बात ये जवाहरलाल नेहरू ने नहीं दी थी, बल्कि मोतीलाल नेहरू ने दी थी, ठीक है ना। मोतीलाल नेहरू जो कि जवाहरलाल नेहरू के फादर थे, मोतीलाल नेहरू ने रिपोर्ट दी थी जिसको हम कहते हैं नेहरू रिपोर्ट 1928 में। एक्चुअल में जब साइमन कमीशन आया था तो यहाँ पे बहुत नारे लगे थे उसके अपोजिट, साइमन कमीशन के अपोजिट। तो फिर कहा गया था तो आप ही बताओ, मतलब आप ही कोई रिपोर्ट दो, आप ही कॉन्स्टिट्यूशन बना के दो, आप ही रूल्स बना के दो, कैसे यहाँ पे हुकूमत चलेगी। तो फिर एक रिपोर्ट बनाया गया था, मोतीलाल नेहरू जिसका चेयरमैन था उस कमेटी का, उन्होंने दिया था नेहरू रिपोर्ट 1928 में। और इसमें पहले तीनों ऑप्शन थे कि इंडिया को एक डोमिनेंट स्टेटस दिया जाए, मतलब डोमिनेंट स्टेटस आप समझ सकते हो, मतलब आज़ादी के आसपास, मतलब ऐसा कुछ स्टेटस दिया जाए। दूसरा है कि जो स्टेट्स जितनी भी है उनको ऑटोनॉमी दी जाए, खुद मुख्तारी दी जाए। ऑप्शन सी था कि फंडामेंटल राइट्स को इंक्लूड किया जाए, इसके लिए एक एक्ट बनाया जाए, उसमें ये प्रोविज़न इंक्लूड किया जाए फंडामेंटल राइट्स। जो ऑप्शन डी है, डिफेंस कमेटी टू हैव ऑल इंडियंस एज इट्स मेंबर्स, ये जो था नेहरू रिपोर्ट का, ये जो था उसमें ये मतलब ये कोई भी रूल या ये कोई भी लाइन उसमें नहीं लिखी गई थी, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी जो है ये नेहरू रिपोर्ट का पार्ट नहीं था, इसका जिक्र नेहरू रिपोर्ट में नहीं था। सो यहाँ पे यही पूछता है इन चार में से किसका जिक्र नहीं था। तो याद रखिएगा यहाँ पे आपने समझ लिया नेहरू रिपोर्ट क्या है, उसके मतलब उसमें क्या क्या लिखा था, याद रखिएगा ऑप्शन डी उसमें नहीं लिखा था, ठीक है ना। डिफेंस कमेटी के बारे में कुछ नहीं लिखा था उसमें। अच्छा 7th क्वेश्चन देखते हैं। On the banks of which river was Purna Swaraj resolution passed in 1929? A. चिनाब, B. रावी, C. सतलज, D. झेलम। तो कहा जाता है पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन एक हुआ था 1929 में, जो उसमें कहा गया था कि हम इंडिपेंडेंस डे आप समझ सकते हो मनाएंगे, 26 जनवरी को हम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। इसी वजह से फिर लास्ट में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया तो उसको जो है ना एनफोर्स किया गया था, मतलब उसको 26 जनवरी को ही उसको एनफोर्स में लाया गया था, इसलिए 26 को हम रिपब्लिक डे मनाते थे। लेकिन 1929 में कहा गया था कि हम 26 जनवरी हर साल को इंडिपेंडेंस डे यानी पूर्ण स्वराज टोटल इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो रेजोल्यूशन पास हुआ था किस दरिया के बैंक्स पे हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा ये रेजोल्यूशन पास हुआ था लाहौर सेशन में, और लाहौर पड़ता है रवि जो रिवर है, ऑप्शन बी, रवि के बैंक्स पे जो सिटी है वो है लाहौर। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ये रेजोल्यूशन रवि के बैंक्स पे जो है पास हुआ था, क्योंकि रवि के बैंक्स पे ही लाहौर जो है एस्टैब्लिश है। तो लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास हुआ था जो कि रवि के बैंक्स पे
एस्टैब्लिश है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इज आल्सो नोन एज चंपारण सत्याग्रह, कीड़ा सत्याग्रह, साल्ट सत्याग्रह या इंडिविजुअल सत्याग्रह। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो इंडिया में स्टार्ट हुई थी उसका दूसरा नाम क्या है? तो ऑप्शन सी साल्ट सत्याग्रह इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इज आल्सो नोन एज साल्ट सत्याग्रह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन सेंट टू इंडिया इन 1946। 1946 देखिए, जब इंडिया ने ना आज़ादी के लिए बहुत डिमांड्स की थी, मतलब डिफरेंट डिमांड्स की थी ब्रिटिशर्स के सामने, तो ब्रिटिशर्स ने वहाँ से कमिटीज़ भेजना शुरू की ताकि इनका समाधान निकाला जा सके। उनमें से जो सबसे लास्ट में आई वो आई कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन का जो प्रपोजल था वो ये चाहते थे ब्रिटिशर्स से जो अब इंडिया के लीडर्स हैं उनकी तरफ से उनको पावर ट्रांसफ़र कैसे किया जाए, ये काम था कैबिनेट मिशन का। और हमें कहा गया है इन 4 में से कौन सा मेंबर नहीं था कैबिनेट मिशन का? जॉन साइमन, एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस या स्टिफोर्ड क्रिप्स। तो याद रखिएगा साइमन जो था ये कैबिनेट मिशन जो आया गया था उसमें ये मेंबर नहीं था। बाकी जो 3 है अलेक्जेंडर, लॉरेंस, क्रिप्स, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको याद रखना ये 3 जो थे वो कैबिनेट मिशन में मेंबर्स थे, ये 6 कैबिनेट मिशन का हिस्सा थे ये। बाकी जो जॉन साइमन था ये उसका हिस्सा नहीं था। सो ऑप्शन ए जॉन साइमन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग एड्रेस्ड गांधी एज फादर ऑफ नेशन? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, सी राजा गोपालाचारी। तो इन 4 में से किसने गांधी जी को कहा फादर ऑफ द नेशन? किसने इसको टाइटल दिया फादर ऑफ द नेशन? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस जो थे इन्होंने ही गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन का लक़ब दिया था या इस नाम से एड्रेस करते थे उनको, पुकारते थे उनको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द फॉलोइंग वाज द बिगेस्ट मुस्लिम प्रिंसली स्टेट्स अमंग द प्रिंसली स्टेट्स? जुनारगा, जम्मू एंड कश्मीर, हैदराबाद, ट्रेवनकोर। तो इन 4 स्टेट्स में सबसे बड़ी मुस्लिम प्रिंसली स्टेट कौन सी थी? सबसे पहले प्रिंसली स्टेट कौन सी थी? देखिए इंडिया में कुछ स्टेट्स ऐसी थी जिन पे राजा महाराजा का हुकूमत थी, लेकिन एक्चुअल में आती थी वो किसके कंट्रोल में? ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थी, ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में, लेकिन उन पे हुक्मरानी वहाँ के राजा महाराजा करते थे जिनको हम प्रिंसली स्टेट्स कहते हैं। अब इन 4 में से सबसे बड़ी मुस्लिम प्रिंसली स्टेट कौन सी थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हैदराबाद इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी हैदराबाद जो था, एक सेकेंड, ऑप्शन सी हैदराबाद इसका करेक्ट आंसर है। हैदराबाद जो थी सबसे बड़ी मुस्लिम प्रिंसली स्टेट थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु डिस्क्राइब्ड जिन्ना एज ए कायदे आज़म? सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आज़ाद, सरदार पटेल, महात्मा गांधी। देखिए आई गेस बहुत सारे लोगों को ये गलत हो जाएगा कि जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उसको किसने कायदे आज़म के नाम से डिस्क्राइब किया था? कहा था कि ये कायद है, कायदे आज़म है, बहुत बड़ा कायद है, ठीक है ना, मतलब बहुत बड़ा लीडर है। किसने इसको ये लक़ब दिया था? तो याद रखिएगा मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़म का लक़ब महात्मा गांधी, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। महात्मा गांधी ने मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़म के नाम से डिस्क्राइब किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वाज दिल्ली डिक्लेयर्ड एज द कैपिटल ऑफ इंडिया इन प्लेस ऑफ कैलकाटा? ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1909, ऑप्शन सी 1911, ऑप्शन डी 1919। तो दिल्ली को कब कैपिटल ऑफ, देखिए दिल्ली से पहले जो कैपिटल थी इंडिया की वो थी कैलकाटा, तो दिल्ली को कब कैपिटल ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया गया, बनाया गया? सो याद रखिएगा ऑप्शन सी 1911 इज द करेक्ट आंसर। 1911 में दिल्ली को कैपिटल ऑफ इंडिया बनाया गया था, उससे पहले कलकत्ता जो थी वो कैपिटल ऑफ इंडिया थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। The initial name of Indian National Congress was Indian National Union, Indian National Conference, Indian National Summit या Indian National Association? Indian National Congress का इनिशियल नाम क्या था? पहले क्या रूट नेम क्या था इंडियन नेशनल कांग्रेस का जिससे फिर ये इंडियन नेशनल कांग्रेस बना? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए इंडियन नेशनल यूनियन इज द करेक्ट आंसर। इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला नाम था इंडियन नेशनल यूनियन, ठीक है।
और 15th एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, द हाईएस्ट रैंक्ड इंडियन ऑफिसर एम्प्लॉयड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वाज मेजर कैप्टन सूबेदार मेजर हाईएस्ट इंडियन ऑफिसर। देखिए इंडियन ऑफिसर की हाईएस्ट रैंक क्या थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फोर्सेस थी उनमें इंडियन ऑफिसर की हाईएस्ट रैंक क्या थी इंडिया में, ठीक है। सो याद रखिएगा सूबेदार इज़ द करेक्ट आंसर। सूबेदार जो थी वो हाईएस्ट रैंक थी इंडियन ऑफिसर्स के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल में, ठीक है। सो आई होप आपको ये मैक्सिमम में से ये क्वेश्चन आपको आते ही होंगे, और जो नहीं आता होगा आई होप इस वीडियो में आपको वो क्लियर होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।